नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आंगन की किलकारी। फरवरी 2015 को मेरठ जिले के गांव में दो व्यक्ति पहुंचे। उनमें से एक की गोद में एक बच्चा था। वह बोला, हॉस्पिटल में मेरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन जन्म होने के बाद ही मेरी बच्ची मर गई है। अब इसे दफनाना है। दफनाने के लिए हमें फावड़ा चाहिए। फावड़ा कहाँ पर मिलेगा, आप हमें बता दीजिए, क्योंकि उसका अंतिम संस्कार करना भी जरूरी है। हमें शमशान बता दो, इस बच्ची को हम वहाँ दफना देंगे। ऐसे दुख में लोग हर तरह से सहयोग करने की कोशिश करते हैं, इसलिए फावड़ा आदि ले कर गाँव के कई लोग उन दोनों के साथ गांव के पास ही बहने वाली एक नदी की ओर चल दिए। गांव का एक आदमी दुकान से बच्ची के लिए कफन भी खरीद कर ले आया। उस नदी के आसपास के गांव के लोग अपने प्रियजनों को अंतिम संस्कार नदी के किनारे स्थित शमशान में करते थे, इसलिए वे भी बच्ची को कफन में लपेटकर नदी की तरफ चल दिए। नदी किनारे पहुंचकर गांव के एक आदमी ने बच्ची की लाश को दफनाने के लिए एक गड्ढा भी खोद दिया। वह उसे दफनाने ही वाले थे कि उसी समय बच्ची रोने लगी। बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर गांव वाले चौंक गए, क्योंकि उस बच्ची को तो उन लोगों ने मरा हुआ बताया था, लेकिन बच्ची तो रो रही है। बच्ची के जीवित होने पर उसके पिता और साथ आए युवक को खुश होना चाहिए था, लेकिन वे घबरा रहे थे। उनके चेहरे देखकर गांव वालों को शक हो गया। वे समझ गए कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है और जरूर यह हमसे कुछ छुपा रहे हैं और इस जीवित बच्ची को ही दफनाने की कोशिश कर रहे थे। लिहाजा उन्होंने उन दोनों को घेर लिया और हकीकत जानने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे यही कहते रहे कि डॉक्टर ने बच्ची को मृत बताया था। इसके बाद ही तो वे उसे दफनाने के लिए आए थे, लेकिन उनके द्वारा बोली गई यह बात गांव वालों के गले नहीं उतर रही थी। भला ऐसे कोई भी ना बिना देखे अपनी बच्ची को दफनाने के लिए निकल पड़ा। जरूर उनकी भी कोई मिली भगत होगी, या तो वह इस बच्ची को अपनाना नहीं चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि इस बच्ची को मरा हुआ बताकर दफना देंगे और बच्ची से पीछा भी छूट जाएगा, क्योंकि आज के ज़माने में तो लड़कियों से पीछा छुड़ाने का बहाना ढूंढते हैं लोग। बच्ची को गर्भ में ही मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ तो यह बच्ची जन्म भी ले चुकी है और अब इसे मारने की कोशिश की जा रही है। यह सभी बातें उन गांव वालों के दिमाग में चल रही थी और वह आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। शोर शराबा सुनकर आसपास खेतों में काम करने वाले लोग भी वहां पहुंच गए। भीड़ बढ़ती देख वे दोनों वहां से भागने का मौका ढूंढने लगे, लेकिन लोगों ने उन्हें दबोच लिया और उसी समय पास ही के एक थाने में फ़ोन कर दिया और उन्हें सारी बातें बता दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी प्रदीप यादव इन सब इंस्पेक्टर रंजीत सिंह के साथ तुरंत ही शमशान घाट पहुंच गए। उन्होंने दोनों लोगों से पूछताछ की तो एक ने अपना नाम नवीन और दूसरे ने पंकज बताया। उन्होंने जब बच्ची को देखा तो वह जीवित थी। वह नवजात बच्ची 5-6 दिनों की लग रही थी। पता चला कि वह नवीन की बेटी है और दूसरा युवक उसका साला है। पास में ही वह हॉस्पिटल था जिसमें उस बच्ची का जन्म हुआ था और उसे मृत घोषित कर दिया गया था। पुलिस ने उस बच्ची को अविलंब अस्पताल में भर्ती करा दिया, जिससे उसकी जान बच सके। डॉक्टरों ने जब उस बच्ची को देखा तो वे चौंक गए, क्योंकि वह बच्ची वहीं पैदा हुई थी और उसकी मां उस समय वहीं भर्ती थी। डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि बच्ची को उसका पिता नवीन जीवित अवस्था में ही ले गया था। उसके मरने का तो सवाल ही नहीं है। मामला गंभीर लग रहा था, इसलिए थाना प्रभारी ने यह सूचना नगर पुलिस अधीक्षक प्रदीप यादव को दे दी। उधर डॉक्टरों ने भी बच्ची को आईसीयू में भर्ती करके इलाज शुरू कर दिया। नगर पुलिस अधीक्षक प्रदीप जी भी थाना पहुंच गए। थाना प्रभारी ने उनके सामने नवीन से जब पूछताछ की तो बच्ची को जिंदा दफन करने की एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई।
नवीन मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर का रहने वाला था। वह मोटर मैकेनिक का काम करता था। नवीन के पिता को जब लगा कि नवीन अपना घर चलाने लायक हो गया है तो उन्होंने मुरादाबाद के ही रहने वाले श्याम प्रसाद जी की बेटी रेखा से उसकी शादी कर दी। शादी हो जाने के बाद नवीन के खर्चे बढ़ गए थे। अपने खर्चों को पूरा करने के लिए नवीन रात दिन किसी नई नौकरी की तलाश करने लगा था। इसलिए नवीन कहीं दूसरी जगह अपने लिए नौकरी ढूंढने लगा। इसी दौरान उत्तरांचल के एक शहर स्थित एक फैक्ट्री में उसकी नौकरी लग गई। उस फैक्ट्री में बाइकों की चैन बनती थी। उस फैक्ट्री में उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी और वहाँ पर उनकी आमदनी भी अच्छी हो जाती थी। आमदनी अच्छी होने की वजह से नवीन ने सोचा कि क्यों ना वह यहीं पर अपनी पत्नी रेखा को भी ले आए ताकि अपने परिवार के साथ एक अच्छी जिंदगी जी सके। यही सोचकर कुछ दिनों बाद नवीन अपनी पत्नी रेखा को भी वहीं पर ले गया। वहाँ हंसी खुशी के साथ उनका जीवन चल रहा था। समय अपनी ही गति से चल रहा था। उनके घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। दोनों का जीवन हंसी खुशी से बीत रहा था। इसी दौरान रेखा गर्भवती हो गई। इससे पति पत्नी दोनों ही खुश थे। पहली बार मां बनने पर महिला को जितनी खुशी होती है इस बात को रेखा भी महसूस कर रही थी और नवीन भी रेखा की ठीक से देखभाल कर रहा था। अब रेखा को 8 महीने हो गए थे, इसलिए अब रेखा को कुछ परेशानी होने लगी थी क्योंकि डॉक्टर ने भी रेखा को कुछ ही एहतियात बरतने की हिदायत दे रखी थी। सावधानी बरतने के बाद भी अचानक एक दिन रेखा को प्रसव पीड़ा हुई। जिस डॉक्टर से रेखा का इलाज चल रहा था नवीन अपनी पत्नी को तुरंत उसी डॉक्टर के पास ले गया। रेखा का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने स्थिति गंभीर बताई क्योंकि रेखा के पेट में 8 महीने का बच्चा था। यदि 8.5 महीने से ऊपर का होता तो डिलीवरी कराई जा सकती थी। समय से कुछ महीने पहले डिलीवरी करना उस डॉक्टर की नज़रों में मुनासिब नहीं था। इसमें जच्चा और बच्चा दोनों को खतरा हो सकता था। ऐसी हालत में रेखा को किसी अच्छे अस्पताल या नर्सिंग होम में ले जाना जरूरी था। उत्तरांचल में कई नर्सिंग होम ऐसे थे जहां रेखा को ले जाया जा सकता था, लेकिन वे महंगे होने की वजह से नवीन के बजट से बाहर थे। लिहाजा वह पत्नी को लेकर मेरठ आ गया और उसे मेरठ के ही एक मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। वहां 5 फरवरी 2015 को रेखा ने एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बच्ची 8 महीने में पैदा हुई थी, इसलिए वह बेहद कमज़ोर थी। उसे इनक्यूबेटर में रखा जाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जो इनक्यूबेटर थे उनमें पहले से ही दूसरे बच्चे रखे हुए थे। ऐसी स्थिति में मेडिकल कॉलेज के ज्वाइंट डायरेक्टर ने नवीन को सलाह दी कि वह अपनी बच्ची को किसी अन्य नर्सिंग होम या अस्पताल या फिर दिल्ली ले जाए क्योंकि बच्ची की हालत ठीक नहीं है। उसे किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। बच्ची की ऐसी हालत देखकर नवीन भी घबरा गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उधर इतनी कमज़ोर बच्ची को देखकर वार्ड में भर्ती मरीजों के तमीरदारों ने नवीन के मुंह पर ही कह दिया था कि ये बच्ची बचेगी नहीं और यदि बच भी गई तो पूरी ज़िंदगी अपंग रहेगी। लेकिन नवीन ने उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सोचने लगा कि यह लोग तो फिजूल ही ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर बच्ची का इलाज अच्छे से होगा तो वह ज़रूर बच जाएगी और ठीक हो जाएगी। बेटी की जान बचाने के लिए नवीन उसे लेकर दूसरे अस्पताल पहुंचा। उस समय नवीन के साथ उसका साला पंकज भी था। अस्पताल में बच्ची को भर्ती करने से पहले 20,000 रुपये जमा कराने को कहा गया। उसके पास उस समय इतने रुपए नहीं थे। नवीन ने अस्पताल कर्मियों से कहा भी कि वह पैसे बाद में जमा करा देगा, पहले बेटी का इलाज तो शुरू करो, लेकिन उसके अनुरोध को उन्होंने अनसुना कर दिया और बच्ची को एडमिट करने से मना कर दिया। नवीन उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन अस्पताल वालों को उसके ऊपर जरा भी दया नहीं आई और बच्ची को अस्पताल में एडमिट नहीं किया। नवीन काफ़ी रोता रहा, बिलखता रहा, लेकिन किसी को उसके दुख से कोई वास्ता ही नहीं था। हॉस्पिटल वाले तो जैसे पत्थर दिल ही हो गए थे। उन्हें तो सिर्फ पैसे से मतलब था, उनकी तरफ से कोई जिए या मरे, लेकिन नवीन अपनी बेटी को हर हाल में बचाना चाहता था। इसलिए उसने अपने कई सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को फ़ोन करके अपनी स्थिति बताई।
और उनसे पैसे मांगे, लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की और सहायता करने की बजाय कोई ना कोई बहाना बना दिया। अब तो नवीन बहुत परेशान हो गया था। ऐसी हालत में उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। दुख और टेंशन के मारे उसके दिमाग ने काम करना भी बंद कर दिया था। चारों ओर से हताश हो चुके नवीन के कानों में लोगों के शब्द गूंज रहे थे कि बच्ची जिंदा नहीं बचेगी और अगर बच भी गई तो विकलांग रहेगी। निराशा और हताशा के दौर से गुजर रहे नवीन ने सोचा कि जब बच्ची पूरी जिंदगी विकलांग रहेगी तो इसकी जान बचाने से क्या फ़ायदा। इससे अच्छा तो यही है कि ये मर जाए, वरना जिंदा होकर भी पूरी जिंदगी मेरी बच्ची मर मर कर ही बिताएगी। इसके अलावा उसके मन में एक यह बात भी घूम रही थी कि यदि बच्ची नहीं मरी तो वह उसकी वजह से पूरी जिंदगी परेशान रहेगा। लिहाजा उसने बेटी को ख़त्म करने की सोची। इस बारे में उसने अपने साले पंकज से बात की तो उसने भी जीजा की हाँ में हाँ मिलाते हुए 7 दिन की बच्ची को ख़त्म करने को कहा। दोनों ने बच्ची को मारने का फैसला तो कर लिया, लेकिन अपने हाथों से दोनों में से किसी की भी उसका गला दबाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दोनों के हाथ कांप रहे थे। फिर उन्होंने तय किया कि बच्ची को जिंदा ही गड्ढे में दफना देंगे और जब रेखा बच्ची के बारे में पूछेगी तो कह देंगे कि बच्ची की मौत हो गई थी और उसे दफना आए हैं। गड्ढा खोदने के लिए उनके पास कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए वह फावड़ा मांगने के लिए गांव के पास पहुंचे थे। ऐसी हालत में गांव वालों ने उनकी सहायता करना मुनासिब समझा और उनके साथ नदी के किनारे उस जगह पर पहुंच गए जहां लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता था। उस नन्ही सी जान की आंखें ठीक से खुली भी नहीं थी। दुनियादारी से तो उसे कोई मतलब भी नहीं था। माँ की गोद से पिता के मजबूत हाथों में वह इसलिए आई थी कि वह उसका इलाज कराएंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि कन्यादान करने वाले हाथ ही उसे जिंदा दफनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही उस गड्ढे में ठंडी रेत पर लिटाया गया, वह हाथ पैर चलाते हुए जोर जोर से रोने लगी, जैसे वह रोते रोते अपने जन्मदाता से पूछ रही हो कि मेरा कसूर क्या है, मुझे मत मारो, एक दिन मैं ही तुम्हारा सहारा बनूंगी और घर में उजियारा फैलाऊंगी। लेकिन उस समय पिता की संवेदनशीलता मर चुकी थी। अचानक बच्चे की आवाज़ सुनकर नवीन और पंकज घबरा गए और वे दोनों यह सोचने लगे कि काश ये 2 मिनट और न रोती तो हम इसे दफना चुके होते। लेकिन कहते हैं ना, जिनकी डोर भगवान के हाथों में होती है उसे मारने वाला कोई नहीं हो सकता। बहरहाल उसकी आवाज़ सुनकर गांव वाले चौंक गए और उन्होंने पुलिस बुला ली। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया। पुलिस ने उस बच्ची को यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया था। वहां उसे इनक्यूबेटर में रख दिया गया था। उसकी हालत में भी सुधार होने लगा था। उधर रेखा को इस बात का पता नहीं था कि उसने जिस बच्चे को जन्म दिया उसकी हत्या की कोशिश करने वाला उसका पति जेल में है। इलाके के लोगों को जब एक पिता के यमराज बनने की जानकारी हुई तो लोग बच्ची की लंबी उम्र के लिए दुआएं करने लगे। बच्ची के इलाज के लिए कई लोगों ने अस्पताल में पैसे भी जमा कराए, लेकिन 1 सप्ताह बाद ही उस बच्ची ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वैसे यहाँ एक बात बताना जरूरी है कि नवीन की नीयत बेटी की हत्या करने की नहीं थी, बल्कि वह तो उसकी सुरक्षा के लिए ही मेडिकल कॉलेज लाया था और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के कहने पर वह बेटी को लेकर कई अस्पतालों में घूमा भी। उसकी मजबूरी यह थी कि इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और जिन संबंधियों रिश्तेदारों से उसने मदद की गुहार लगाई उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया था, जिससे वह निराश और हताश हो चुका था। वह तो अपने बच्ची को बचाना चाहता था, लेकिन पैसे की मजबूरी के कारण उसे ऐसा करना पड़ा। अस्पताल के वार्ड में मरीजों के रिश्तेदारों ने बच्चे के बारे में गलत धारणाएं नवीन के मन में भर दी थी, जिसकी वजह से नवीन भी घबरा गया था। उसके मन में भी बच्ची को लेकर अजीब अजीब से ख्याल आने लगे थे। इन्हीं धारणाओं ने उसे यमराज बनने के लिए मजबूर किया। इन्हीं बातों ने उसकी संवेदनशीलता को हर लिया था। कहते हैं कि माँ का दूसरा रूप मामा होता है, लेकिन उस समय पंकज का दिल भी नहीं पसीजा था, वह भी कंस मामा बन गया था।
पिता से यमराज बनने के हालात नवीन के सामने चाहे जो भी रहे हों, लेकिन इसमें अकेला वही दोषी नहीं है। इसमें दोष उन लोगों का भी है जिन्होंने उसे इस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर किया। वह इतना संवेदनशील हो गया था कि जीवित बेटी को कब्र में रखते समय उसके हाथ तक नहीं कांपे। बेटियों पर खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बेटे की चाहत में तमाम लोग उन्हें कोख में ही ख़त्म करा देते हैं। हम भले ही 21वीं सदी में पहुंचने की बात कर रहे हों, लेकिन सोच अभी भी वही पुरानी है। तभी तो भ्रूण हत्याओं में कमी नहीं आ रही। इसका उदाहरण यह है कि जहां सन 1992 में प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में 907 महिलाएं थीं, सन 2006 में इतने ही पुरुषों के अनुपात में केवल 835 महिलाएं ही रह गई थी। बात 2015 की करें तो अब यह आंकड़ा 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियों का है। कह सकते हैं कि लोगों में काफ़ी हद तक जागृति आई है और भ्रूण हत्याओं का ग्राफ गिरा है। यह खुशी की बात है, लेकिन इस मामले को देखकर लगता है कि हमें अभी भी पुरुष की सोच को बदलने की ज़रूरत है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।